नमस्कार, सुबह 8 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो लखनऊ से बड़ी खबर है। लखनऊ में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर कर दिया गया है। यूपी एसटीएफ के साथ एनकाउंटर में इस बदमाश को मार गिराया गया है। इनामी बदमाश हनुमान पांडे उर्फ राकेश पांडे मारा गया है। बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड में ये आरोपी था। मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी का भी ये करीबी माना जा रहा है। लखनऊ के सरोजनी नगर में इसका एनकाउंटर किया गया है। मऊ के कोपागंज का रहने वाला था हनुमान पांडे। कई सनसनीखेज वारदातों में इसकी संलिप्तता थी हनुमान पांडे की, और अब इसे एसटीएफ ने मार गिराया। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, लखनऊ में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश एसटीएफ के साथ एनकाउंटर में से मारा गया है। इनामी बदमाश हनुमान पांडे उर्फ राकेश पांडे मारा गया है। इसका हाथ बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड में था। ये उसका आरोपी था। मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी का बेहद करीबी माना जाता था। ये सूचना मिल रही थी बनारस एसटीएफ बनारस यूनिट को कि इस बदमाश की, और यहाँ की टीम और बनारस की टीम दोनों इसे चेज कर रही थी। यहाँ पर आकर ये पेड़ से गाड़ी इनकी टकराई है, जहाँ आप देख रहे हैं, और इसमें 5 बदमाश थे। और इनके द्वारा बदमाश जब गाड़ी टकराई गई तो इनके द्वारा फायरिंग की गई। क्रॉस फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। इस बदमाश का नाम हनुमान पांडे उस राकेश पांडे है, और ये शातिर बदमाश है और मुख्तार अंसारी का शातिर शूटर है। और इस पर 25-25 हज़ार के 2 स्थानों से इस पर इनाम बताए गए हैं। बाकी इसका तस्दीक किया जा रहा है। हॉस्पिटल ले जाने पर इसे ब्रॉड डेड घोषित कर दिए गए। और 4 लोग थे, वो मैंने बताया नहीं, 5 लोग थे। 4 लोग इसमें से मौके का फ़ायदा उठाकर, देख रहे हैं आप ये बराबर में नाला है, वहाँ से मौके का फ़ायदा उठाकर भाग गए। तो किस तरह से इस इनामी बदमाश को मार गिराया गया, बातचीत करने के लिए ऋषभ फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुपम मिश्रा हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। ऋषभ, पहले तो ये बताइए किस तरह से इसको मारा गया, किस तरह से एसटीएफ को सफलता मिली इसको मार गिराने में? नीलू, देखिए, बहुत ही शातिर बदमाश राकेश पांडे और हनुमान था। अभी हाल ही में इसके ऊपर एक मुकदमा मऊ में कायम हुआ था कोपागंज कोतवाली में। इतने आपराधिक इतिहास के बावजूद अपनी पत्नी के नाम पर एक लाइसेंस ले लिया था, राइफल था, जिसको गलत पाया गया और एफआईआर दर्ज हुई थी। और इसकी पुरानी एक बड़ी क्रिमिनल हिस्ट्री है। देश के सबसे चर्चित हत्याकांड भाजपा के विधायक कृष्णानंद राय थे, उसमें ये शामिल था। नवंबर 2005 का मामला है, जब कृष्णानंद राय की गोली मारकर हत्या हुई थी। जब सीबीआई ने इसकी इंक्वायरी की थी तो शूटर संजीव महेश्वरी उस जीवा के बयान से साफ हुआ था कि उस शूटिंग में, उस शूटआउट में भी ये शामिल था। और AK-47 से खुद फायर कर रहा था हनुमान पांडे, जिसके बाद 2006 में सीबीआई ने इसको गिरफ्तार किया था। ये जेल भी गया था। उस शूटआउट में संजीव महेश्वरी, जीवा, अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी, एजाज अहमद, अताउर रहमान, फिरदौस, इन सबका नाम आया था। बाकी ये सब लोग साजिश रचने में भी शामिल थे। उसके बाद से ये बड़ा नाम बन गया था। और बताया जाता है कि मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी के कहने के इशारे पे इसने कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया। काफी समय से ये एसटीएफ की वाराणसी यूनिट और एसटीएफ की जो मुख्यालय में यूनिट है उसके ये निशाने पर था। और ये सूचना मिली थी आज ये लखनऊ में किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है। ये इनोवा गाड़ी, जिसके ऊपर एक स्टिकर भी लगा हुआ था, उसमें 5 लोग बैठे थे। एसटीएफ ने इनको सरोजनी नगर में घेराबंदी की। इन्होंने भगाने की कोशिश की। एक पेड़ से इनकी इनोवा गाड़ी लड़ी। बिल्कुल ऋषभ, एडिशनल एसपी राजेश सिंह भी जो इस ऑपरेशन में थे, उनसे बातचीत करते हैं। राजेश जी, एक बड़ी कामयाबी। थैंक यू मैम। और किस तरह से इसको पकड़ा गया? क्या पहले से इस पर लगातार आप लोगों की नजर थी? किस तरह से, कहां पर इसे मारा गया और किस तरह के मामले इस पर थे? 2005 में कृष्णानंद राय की हत्या इन्होंने की थी। उस समय सीबीआई ने इनको जेल भेजा था, जिसमें सीबीआई ने विवेचना की थी। उसके बाद से जब ये जेल से बाहर आया, तब से लगातार अपराधों में लिप्त हो गया था। हम लोग लगातार इस पर नजर बनाए हुए थे पिछले 6 महीने से। जी, मुखबिर की सूचना मिली कल मिली थी कि वो लखनऊ में है। इस पर हम लोग सक्रिय हुए और इसका पीछा किया गया आज रात में। तो ये गाड़ी बहुत तेज भगा करके ले गया है। इसके पीछे पीछे हम लोग आए हैं। जैसे हमारी टीम नजदीक पहुंचती है, इन लोगों ने गोली चलाना शुरू कर दिया। जी, काउंटर में पुलिस पार्टी द्वारा भी गोली चलाई गई, एसटीएफ के द्वारा भी गोली चलाई गई, जिसमें मारा गया। तो इसके साथ कितने लोग थे राजेश जी? ये कुल 5 लोग थे। और बाकियों का क्या हुआ? वो फरार होने में कामयाब हो गए क्या?
बाकी गाड़ी चूंकि एक्सीडेंट कर गई थी तो हम लोग भी थोड़ा पीछे ठिठके थे, तो वो लोग उसी का फायदा उठा करके 4 लोग फरार हुए। तो इनके पास से कुछ बरामद भी हुआ है राजेश जी? जी, असलहे बरामद हुए हैं, 2 पिस्टल बरामद हुई है। चलिए, बहुत बहुत मुबारकबाद आप लोगों के को जिस तरह से एसटीएफ ने काम किया और आप लोगों ने इतने वांछित अपराधी 1 लाख का इनाम था, इसको मार गिराया। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अनुपम भी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। अनुपम, अगर कृष्णानंद राय की हत्या की बात की जाए, बहुत हाई प्रोफाइल हत्या का मामला था, इसमें लगातार तलाश की जा रही थी कि किसी तरह से पकड़ा जाए इस पूरे मामले में इसके आरोपी को, लेकिन अब पुलिस को कामयाबी, और पुलिस ने इस कामयाबी को हासिल करते हुए मार गिराया है। बिल्कुल, देखिए नीलू, सबसे बड़ी बात यह यहां पर 2-3 पहलुओं को समझना होगा। 29 नवंबर 2005 को कृष्णानंद राय अपने लोगों के साथ वे एक क्रिकेट मैच का उद्घाटन करने के लिए गए हुए थे, और इस दौरान जब वो अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी से बाहर निकलते हैं और उसके बाद वो अपने करीबी लोगों के साथ आगे जाते हैं, तब उन पे AK-47 से हमला किया जाता है, और उस वक्त जो वाकया हुआ था उसमें 7 लोगों की जान गई थी। उसके बाद से ही लगातार पुलिस की टीमें इस बात का पता लगाने में जुटी हुई थी कि आखिर इस पूरे मामले में, इस पूरे हत्याकांड में कनेक्शन किसके हैं। तब मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी और आपको बताया कि मुन्ना बजरंगी का नाम सामने आया था। यहां तक कि कृष्णानंद राय की पत्नी जो अलका थी, उन्होंने जो मुकदमा दर्ज कराया था उसमें भी इन तीनों के नाम का जिक्र किया गया था, यानी कि बाई नेम्ड FIR दर्ज की गई थी, और तभी से लगातार इन तीनों पर शिकंजा कसने की लगातार कोशिशें हो रही थी। उस वक्त भी राकेश उर्फ हनुमान पांडे का नाम सामने आया था, और उसके बाद 2006 में उसको गिरफ्तार किया गया था। और लगातार पुलिस की टीमें इस बात पर नजर बनाई हुई थी कि राकेश पांडे का जो नेटवर्क मऊ के कोपागंज और आसपास के इलाकों में चलता है, जो अपराध का साम्राज्य इसने विस्तार किया था, क्योंकि ये कोई एक मामले में नहीं लिप्त था। मऊ में अगर ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह की हत्या के मामले की बात करें तो तमाम मामलों में इस पर आरोप लगते रहे हत्या के, और ये ठेके की जो लोग जेल में बंद होते थे कहीं ना कहीं उनके साथ ठेके लेता था, और अपराध को और हत्या करने के लिए बाकायदा ये पूरी अपनी टीम तैयार करके रखता था, ताकि जिससे भी पैसे मिलते थे या जिससे भी सुपारी लेकर के वारदातों को अंजाम दिया जा सकता था। सबसे बड़ी बात यह है कि एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी इस मामले में हाथ लगी है, जिस तरीके से राकेश उर्फ हनुमान पांडे ने अपना नेटवर्क तैयार किया। आपको बताया कि मऊ के कोपागंज इलाके का ये रहने वाला है, और सबसे बड़ी बात यह है कि मुन्ना बजरंगी और मुख्तार अंसारी का बेहद करीबी, सबसे खास आदमी इसको माना जाता था, और ये अब पुलिस के एनकाउंटर में, एसटीएफ के एनकाउंटर में आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ, जिस तरह से हनुमान पांडे को अब एसटीएफ ने मार गिराया है, उसमें एसटीएफ को एक बड़ी कामयाबी लगी है। काफी दिनों से इसकी तलाश भी चल रही थी, लेकिन इस पूरे मामले में हमने देखा कि मुख्तार अंसारी से उसके करीबी संबंध थे, चाहे वो जेल के अंदर रहे, बाहर रहे, हर तरह से अपना पूरा जो काला कारोबार था उसको ऑपरेट करता था। तो कहीं ना कहीं इनकी संलिप्तता और राजनीतिक कनेक्शन हो या फिर आपराधिक कनेक्शन हो, और अब एसटीएफ को एक बड़ी सफलता है कहा जा सकता है। जी नीलू, देखिए अभी तक राजनीतिक कनेक्शन पे तो एसटीएफ या कोई भी एजेंसी बोलने को नहीं तैयार है, लेकिन हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि ये बड़ा अपराधी था, और अब से नहीं, इसके बारे में बताया जा रहा है कि 90s में, 90 के दशक से ही अपराध की दुनिया में था। मऊ, आजमगढ़, बलिया के आसपास के इलाकों में ये भाड़े पर हत्याएं करता था, लूट में भी शामिल रहता था, और सबसे बड़ा हत्याकांड, जाहिर सी बात है जैसा अनुपम बता रहे थे, 2005 में कृष्णानंद राय का हत्याकांड था, जिसमें इसका नाम आया था। सीबीआई ने जो पूछताछ की थी संजीव महेश्वरी उस जीवा से, जो उसमें वो भी शामिल था, उसने ही नाम लिया था कि यहाँ राकेश पांडे और हनुमान भी हमारे साथ शामिल था, और AK-47 से उसने फायरिंग की थी। जिसके बाद 2006 में हनुमान पांडे को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था, जेल भेजा था। इसके बाद ये जेल से बाहर आया है, और जेल के अंदर से भी लगातार ये अपराधियों के कनेक्शन नहीं था, ये अपना गैंग ऑपरेट कर रहा था, चाहे वो रंगदारी वसूलना हो, चाहे लूट करवाना हो, सुपारी क्लीन करवाना हो, इन सब में ये शामिल था। अभी हाल ही में मऊ में इसके ऊपर एक मुकदमा कायम हुआ है, एक मुकदमा इसके ऊपर इलाहाबाद में कायम हुआ है, प्रयागराज में, जहां पर खान मुबारक गैंग के शूटर नीरज सिंह ने की गिरफ्तारी जब हुई है, तो नीरज सिंह ने पूछताछ में बताया है कि हाँ, हाल ही में राकेश पांडे और हनुमान ने मुझसे 2 पिस्टल ली हैं, और वो किसी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है। और अभी आज जो बरामदगी हुई है राकेश पांडे के पास से, ऐसा लग रहा है कि ये वही 2 पिस्टल हैं जो इसने नीरज सिंह से ली थी, और ये किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए लखनऊ आया हुआ था। चलिए, आप सब हमारे साथ बने रहिए। एक रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से लखनऊ में सरोजनी नगर में इनामी बदमाश हनुमान पांडे का एनकाउंटर हुआ, जो कि कृष्णानंद राय हत्याकांड का आरोपी था। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए जरा। लखनऊ का सरोजनी नगर इलाका सुबह सुबह गोलियों की आवाजों से थर्रा उठा। पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर में पुलिस ने हत्या के आरोपी को ढेर कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के नेता कृष्णानंद राय की हत्या के आरोपी हनुमान पांडे को लखनऊ में एनकाउंटर के दौरान एसटीएफ की टीम ने मार गिराया। सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में एसटीएफ को हनुमान पांडे के होने की जानकारी मिली थी।
जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की। बताया जाता है कि हनुमान पांडे अंसारी गैंग का शूटर था और उस पर 1 लाख रुपए का इनाम था। राकेश पांडे बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी और माफिया डॉन मुन्ना बजरंगी का काफी करीबी था। उस पर 1 लाख रुपए का पुलिस ने इनाम घोषित कर रखा था। यहाँ की टीम और बनारस की टीम दोनों इसे चेज कर रही थी। यहाँ पर आकर ये पेड़ से गाड़ी इनकी टकराई है, जहाँ आप देख रहे हैं, और इसमें 5 बदमाश थे और इनके द्वारा बदमाश जब गाड़ी टकराई गई तो इनके द्वारा फायरिंग की गई। क्रॉस फायरिंग में एक बदमाश को गोली लगी, उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। इस बदमाश का नाम हनुमान पांडे उस राकेश पांडे है और ये एक शातिर बदमाश है और मुख्तार अंसारी का शातिर शूटर है। हनुमान पांडे मऊ के कोपागंज इलाके का रहने वाला था और उसने कई जघन्य घटनाओं को अंजाम दिया था। मुन्ना बजरंगी की जेल में हत्या करने के बाद वो मुख्तार अंसारी गैंग का शूटर बन गया था। उस पर मऊ के ठेकेदार अजय प्रकाश सिंह सहित 2 लोगों की हत्या मामले में शामिल होने का आरोप था। 2005 में भाजपा के विधायक रहे राय की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई थी। 29 नवंबर 2005 को राय करीमुद्दीन इलाके के सुनाड़ी गांव में एक क्रिकेट मैच का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी को छोड़कर वो करीबी लोगों के साथ चले गए थे। शाम तकरीबन 4 बजे जब वो वापस लौट रहे थे तभी बसनिया चट्टी के पास कुछ लोगों ने AK-47 से उन पर हमला कर दिया था, जिसमें कृष्णानंद राय सहित 7 लोगों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद राय की पत्नी अलका ने मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी, मुन्ना बजरंगी के खिलाफ केस दर्ज कराया था। टीम न्यूज़ 18। और अनुपम भी लगातार हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। अनुपम, एक बात तो अब तय है कि बदमाशों की खैर नहीं है। लगातार उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश पुलिस, STF इन बदमाशों को घेर घेर कर मार रही है और आज एक बड़ी कामयाबी इसी को लेकर हाथ लगी STF के। देखिए, बिल्कुल नीलू, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है तो जिस तरीके से पुलिस के अधिकारियों के साथ साथ जो STF हैं, जो ऑपरेशंस की टीमें होती हैं, उन सभी को पूरी तरह से ये कहा गया है कि बदमाशों से निपटना है। यहां तक कि जिलों में अगर मानिए कि छोटे से छोटे जिले में कोई अपराधी पकड़ा जाता है तो उसकी कुंडली खंगालने के लिए बाकायदा अधिकारी जुट जाते हैं और उसका आका कौन है ये पता लगाने की कोशिश होती है। उसके कनेक्शंस कहां तक है, ये तार कहां तक फैले हुए हैं। और ऐसे कई मामलों को हमने देखा है उत्तर प्रदेश में, जहां पर कई अपराधी पकड़े गए तो जब उनके कनेक्शंस खंगालने की कोशिश हुई, जैसा कि ऋषभ भी अभी बता रहे थे कि जब प्रयागराज में बदमाश पकड़े गए थे, जब उनसे पूछताछ हुई तब ये जहां करके राकेश पांडे और हनुमान पांडे को उन्होंने हथियार दिए थे, इस तरह की बातें निकल करके सामने आई। तो ऐसे ही उत्तर प्रदेश में कई ऑपरेशंस चलते हैं जिसमें बड़े बड़ी चीजों का जुड़ाव निकल करके सामने आता है और उन ऑपरेशंस की कमान STF उत्तर प्रदेश में संभालती है। तो यहां पर भी राकेश और हनुमान पांडे के पीछे STF की टीमें कई दिनों से लगी हुई थी। और जैसे कि हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी देखते हैं कि इससे पहले जितने एनकाउंटर्स हुए उनमें भी ये बातें निकल करके सामने आई है कि हथियार खरीदे गए और हथियार कहां से खरीदे गए, हथियार लाते हैं, यानी कि एक से एक कड़ियां जुड़ती हुई नजर आती हैं। और जब STF की टीम उन कड़ियों पर काम करती है तब उसको कामयाबी मिलती है। और कहीं ना कहीं हनुमान पांडे और राकेश पांडे के लेकर के भी पुलिस की टीमें कई दिनों से निगरानी कर रही थी। STF की टीम कई दिनों से इस पर नजर बनाए हुई थी, क्योंकि जिस तरीके से एक बड़ा नाम कृष्णानंद राय था 2005 में जब उनकी हत्या होती है, तब से लेकर कई सवाल इस पूरे मामले में सामने आ रहे थे। और राकेश और हनुमान पांडे के साथ वो 4 लोग कौन थे जो फरार हो गए, ये भी अब सबसे बड़ा सवाल है। एक बदमाश को पकड़ा जाता है, फिर कड़ियां आगे जुड़ती हैं और फिर उसके तार बहुत सारी जगह पर होते हैं। ऋषभ भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ऋषभ, जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार विकास दुबे के मामले के बाद सजग हुई है, उन्होंने कहा है कि एक मोस्ट वांटेड बदमाशों की सूची बनाई जाए और उस पर काम किया जाए, और उसी पर काम हो रहा है। और हम हर रोज देखते हैं कि कोई ना कोई बदमाश मारा जा रहा है, कोई ना कोई अपराधी मारा जा रहा है, और अगर उसकी छानबीन की जाती है तो उसके तार कई जगह पर निकलते हैं जिसमें पुलिस को सुराग मिलते हैं और फिर पुलिस आगे की तरफ कार्रवाई कर रही है। जी नीलो, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, सरकार की ओर से बात बिल्कुल कही गई है कि कानून व्यवस्था और क्राइम कंट्रोल के ऊपर पूरा ध्यान देना है। विकास दुबे वाला हत्याकांड जो था उसके बाद भी और उससे पहले भी STF ऑर्गेनाइज्ड गैंग के ऊपर काम करती है, और जो 50,000 से ऊपर के इनामी होते हैं वो STF के टारगेट में होते हैं। तो STF की मोडस ऑपरेंडी जिला पुलिस से थोड़ा अलग हो जाती है। उनके पास अपने टास्क होते हैं, उस टास्क के ऊपर काम करते हैं। कृष्णानंद राय में के हत्याकांड में ये शामिल था, तो जाहिर सी बात है कि एक चर्चित हत्याकांड में ये शामिल था। भाजपा नेता थे, जिनकी विधायक थे, जिनकी उसने हत्या की थी, तो STF की लिस्ट में इसको होना ही था। STF बीते 6 महीने से इसको ट्रैक कर रही थी, STF के रडार पे था। और जो प्रयागराज से नीरज सिंह की गिरफ्तारी हुई थी, जो खान मुबारक का गुर्गा था, उससे सूचना मिल गई थी कि हाँ, हनुमान पांडे अभी भी अपराध में सक्रिय है और उसने 2 पिस्टल्स ली है, किसी भी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है। उसके बाद से वाराणसी
यूनिट एसटीएफ की और लखनऊ में जो एसटीएफ मुख्यालय की यूनिट है, ये दोनों उसको ट्रैक कर रहे थे। और ये बिल्कुल, तो लगातार इस तरह के अपराधियों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है और एक के बाद एक कामयाबी पुलिस को मिल रही है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पिछले वक्त में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में, ऋषभ भी इस बात को बताएंगे विस्तार से कि उत्तर प्रदेश में पिछले अभी कुछ महीनों से जिस तरीके से मुख्तार अंसारी के गुर्गों पर शिकंजा कसा जा रहा है, आप चाहे जौनपुर देखिए, चाहे वाराणसी देखिए, तमाम जिलों में जो मुख्तार अंसारी के गुर्गे थे उन पर एक ऑपरेशन चलाया जा रहा था, बाकायदा उन पर एक कार्रवाई की जा रही थी, कई जगहों पर उनकी संपत्तियों को कुर्क किया जा रहा था, जिसके तहत कई और इनपुट्स एसटीएफ की टीम को लगातार पिछले वक्त में मिले थे और उस इनपुट्स के आधार पर भी और कुछ लोगों को आने वाले वक्त में अपने शिकंजे में लिया जा सकता है। ये भी जानकारी मुख्तार अंसारी पर शिकंजा जिस तरह से कसा जा रहा था और उसी के बाद एक मामले निकलकर सामने आ रहे थे और अब जिस तरह से हनुमान पांडे को एसटीएफ ने मार गिराया है, शायद आगे आने वाले दिनों में कुछ इसी तरह की चीजें और देखने को मिलेंगी और बदमाश एसटीएफ के हत्थे चढ़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बहुत जल्द लौटते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में आज बीएड की परीक्षा का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच परीक्षा को एक बड़ी चुनौती माना जा रहा है। कोरोना काल में लखनऊ विश्वविद्यालय की ओर से रविवार को पूरे प्रदेश में यूपी संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा आयोजित की जा रही है। प्रदेश भर में आयोजित हो रही इस परीक्षा में 4 लाख से अधिक परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसके लिए 14 नोडल सेंटर और 4 उप नोडल सेंटर बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में कुल 1089 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कोरोना काल में आयोजित होने जा रही सबसे बड़ी परीक्षा को सकुशल संपन्न कराना सभी जिलों में प्रशासन के लिए भी चुनौती बनी हुई है। बीएड प्रवेश परीक्षा को लेकर वैसे सभी जिलों में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। प्रवेश परीक्षा 2 पालियों में सुबह 9 बजे से 12 बजे और 2 बजे से 5 बजे के बीच आयोजित की जाएगी। लेकिन कोरोना के संक्रमण को देखते हुए परीक्षा केंद्रों को जहां पहले ही सैनिटाइज कराया जा रहा है, वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और मास्क पहनकर ही परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र पर आ सकेंगे। इसके साथ ही पहली पाली की परीक्षा के समाप्त होते ही परीक्षा केंद्रों को फिर से सैनिटाइज कराया जाएगा। केंद्रों पर आने वाले परीक्षार्थियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी। यदि उनका बॉडी टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उन्हें अलग कमरे में बैठाकर परीक्षा देने की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन किसी परीक्षार्थी को परीक्षा देने से रोका नहीं जाएगा। राज्य विश्वविद्यालय की ओर से कोरोना को देखते हुए सभी गाइडलाइंस का पालन कराते हुए प्रवेश परीक्षा को संपन्न कराने के निर्देश दिए गए हैं। नकल विहीन, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से परीक्षा कराने के लिए राज्य विश्वविद्यालय के ऑब्जर्वर भी लगाए गए हैं। इसके साथ ही पर्याप्त पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। टीम न्यूज़ 18। तो कोरोना काल में बीएड की परीक्षा हो रही है और तैयारियां किस तरह की है, बातचीत करने के लिए लखनऊ से प्रशांत और मनोज हमारे साथ महोबा से जुड़ेंगे। प्रशांत के पास पहले चलते हैं। प्रशांत, किस तरह की तैयारी, कोरोना काल में बीएड के एग्जाम हो रहे हैं, तो किस तरह से जो परीक्षा सेंटर है उसको बनाया गया है, किन किन बातों का ध्यान रखा जाएगा, क्या कुछ वहां पर नियम कानून बनाए गए इसको लेकर? जी बिल्कुल, जिस तरीके से बात करें बीएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा है, लगभग 4,31,000 से अधिक अभ्यर्थी यहां पर परीक्षा दे रहे हैं और लगभग 75 जनपदों में 1089 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। सीसीटीवी से मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही साथ इस कोरोना काल में इसके लिए विशेष यहां पर सारी चीज़ों की व्यवस्थाएं की गई हैं। अगर बात की जाए थर्मल स्कैनिंग, मास्क और साथ ही साथ यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी अंदर जा रहे हैं उनका पूरा बॉडी टेम्परेचर वगैरह चेक किया जा रहा है। मास्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं अगर उनके पास मास्क नहीं है। साथ ही साथ सैनिटाइजेशन की भी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग के तहत यहाँ पर पूर्णतया हर कक्षों में इस बात की विशेष व्यवस्था रखी गई है कि किसी भी दशा में वहां पर अधिक अभ्यर्थी ना बैठे और साथ ही साथ इस बात की भी व्यवस्था की गई है कि लगभग 10 अतिरिक्त कक्ष निरीक्षक भी रखे जाए, जिससे कोरोना काल में यदि कोई संदिग्ध पाया गया तो वहां पर कक्ष निरीक्षक को बदला जा सके। वहीं दूसरी ओर इतर बात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अंदर तो पूर्ण व्यवस्था की गई है, लेकिन अगर बाहर की बात की जाए तो बाहर की व्यवस्थाएं बिल्कुल इतर दिखाई दे रही हैं। जिस तरीके से यहाँ अभिभावक आए हुए हैं उनके लिए किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन अंदर पूरी तरीके से व्यवस्थाएं अभ्यर्थियों के लिए की गई है। ऐसे में पर्याप्त पुलिस बल का तो यहाँ जरूर लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा वादा किया गया था, साथ ही साथ लेकिन यहाँ पे ना पानी की व्यवस्थाएं की गई है ना किसी अन्य चीजों की, लेकर के अभिभावक भी काफी परेशान हो रहे हैं। खैर, अभ्यर्थियों की तरफ से पूर्ण व्यवस्था इस तरीके की है कि परीक्षाएं सूचितापूर्ण ढंग से हो जाए। मुन्ना भाइयों के लिए विशेष व्यवस्था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से विशेष मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही साथ में यहाँ पर कक्ष निरीक्षक और उड़न दस्ते की भी व्यवस्था की गई है। नीलू, बिल्कुल प्रशांत, चूंकि बात ये हो रही है कि कोरोना काल में ये एग्जाम रखा गया, अपने आप में एक बड़ी चुनौती है, इतने सारे अभ्यर्थी वहां पर आएंगे, लेकिन अगर इस दौरान जिस तरह से आपने कहा कि टेम्परेचर भी नापा जाएगा, टेम्परेचर नापने के बाद जिसका टेम्परेचर ज्यादा आएगा उसके लिए अलग कोई व्यवस्था की गई है, तो उसको किस तरह से देखा जाएगा, उसके लिए किस तरह की व्यवस्था है? और क्या सोशल डिस्टेंसिंग, क्योंकि हमने देखा है कि बेंच पर बिठाते हैं, तो क्या उसमें भी है कि एक बेंच पर 2 लोग बैठे
बैठेंगे, एक लोग बैठेंगे, वो किस तरह से मेंटेन किया जा रहा है? नीलू, अगर बात की जाए, अगर टेम्परेचर आपका अतिरिक्त होता है उसके लिए अलग से कक्ष बनाए गए हैं जिसमें 2 से 3 ही अभ्यर्थियों को बिठाने की पूरी व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ सैनिटाइजेशन कराया गया है और एक बेंच पर एक ही व्यक्ति को बिठाने की बात की गई है। यदि एक लेफ्ट में बैठता है तो दूसरे को राइट में दूसरी बेंच पे बिठाया जाएगा। इस तरीके की यहाँ व्यवस्थाएं की गई हैं। अभ्यर्थियों की व्यवस्थाओं पर तो विशेष ध्यान दिया गया है। नीलू, जो सबसे बड़ी बात अगर बात की जाए सोशल डिस्टेंसिंग को लेते हुए, जो अभिभावक गण आए हैं उनके लिए लखनऊ विश्वविद्यालय के किसी तरह की व्यवस्था नहीं है, यानी कि बाहर किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। उनकी भी व्यवस्था होनी चाहिए थी, लेकिन अंदर व्यवस्था मुकम्मल दिखाई दे रही है। मनोज भी हमारे साथ महोबा से जुड़े हुए हैं। मनोज, वहां पर बीएड के एग्जाम को लेकर किस तरह की तैयारी? जी नीलू, बता दूं, सबसे बड़ा चुनौती जो है प्रशासन के सामने वो कोविड-19 को लेकर थी और खास तौर पर ये देखा गया है कि जिला प्रशासन ने पहले ही एहतियातन कदम उठाए थे और जहां जहां जो परीक्षा 2 केंद्र हैं, राजकीय वीरभूमि स्नातकोत्तर महाविद्यालय और साथ ही मुकुंदलाल इंटर कॉलेज, वहां को दोनों जगह को सैनिटाइज कराया गया था और साथ ही साथ अभ्यर्थियों को ये कहा गया था कि आपको मास्क लगाकर आना है और जो अनिवार्य आपको निर्देश दिए गए हैं उनका आपको पालन करना है। हमारे साथ जो कुछ अभ्यर्थी भी है मौजूद है और जिला विद्यालय निरीक्षक जो केंद्र प्रभारी है वो मौजूद है। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरह से निर्देश दिए गए थे और अब तक उनका कितना साक्षर पालन हो पाया है। सर, किस तरह के निर्देश आपके द्वारा दिए गए थे, क्या लगता है? निर्देश हम लोगों के द्वारा दिए गए थे जो ऊपर से प्राप्त हुए थे निर्देश, उसमें सभी बच्चों को कोविड-19 का पालन करते हुए सभी बच्चों को मास्क लगाकर आना यहाँ पर केंद्र पर अनिवार्य है और अपने साथ में प्रवेश पत्र और उसकी एक फोटो कॉपी। बिल्कुल, तो मनोज, कहा जा सकता है कोरोना काल में एग्जाम हो रहा है, चुनौतियां दुगनी हो गई हैं और इसको लेकर अब पूरी तरह से पालन भी करवाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी लगातार खबरों का सिलसिला जारी है।